तो स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। और आज आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी की पुस्तक से अज्ञेय कवि की रचना यह दीप अकेला। हम इसके सप्रसंग व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कवि परिचय पर, कवि जीवनी पर भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं हम कवि परिचय। अब देखिए इनका पूरा नाम क्या था। अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये इनका पूरा नाम था। शॉर्ट नाम यानी उपनाम इनको अज्ञेय दिया गया और ये इसी नाम से काव्य जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। इनका जन्म 7 मार्च सन 1911 को हुआ था और जन्म स्थान था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री, जो कि पुरातत्व विभाग में कार्यरत थे, और इनकी माता का नाम था व्यंती देवी। इनकी शिक्षा विज्ञान वर्ग में स्नातक यानी कि विज्ञान वर्ग में इन्होंने बीएससी किया और अंग्रेजी विषय में इन्होंने परास्नातक यानी कि एमए की पढ़ाई की। विज्ञान में इन्होंने बीएससी की और एमए किया इन्होंने अंग्रेजी में। तो देखिए ये विज्ञान वर्ग के छात्र रहे हैं, अंग्रेजी के छात्र रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, वो इन्होंने हिंदी भाषा में लिखी हैं। क्यों लिखी है? क्योंकि उस समय की जो भाषा थी, लोगों को जोड़ने के लिए आज़ादी के समय में, तो वो हिंदी भाषा थी। तो हिंदी भाषा को इन्होंने ज़्यादा उचित समझा कि लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा पाएं, इसलिए इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और कई बार जेल भी गए। जिस समय अंग्रेजों का भारत पर अधिकार था, भारत अंग्रेजों के गुलाम था, उस समय बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष कर रहे थे, तो उनमें एक अज्ञेय का नाम भी शामिल है। तो ये जेल भी गए हैं और जेल में रहकर भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। अब हिंदी में इन्होंने प्रयोगवादी काव्य धारा की शुरुआत की, इसके प्रवर्तक रहे हैं। यानी कि प्रयोगवादी काव्य धारा को जो चालू किया था, प्रारंभ किया था, वो कवि अज्ञेय हैं। अब प्रयोगवादी क्या है, इसके लिए आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो ये हिंदी का एक काल है जिसको प्रयोगवादी काव्य धारा कहा गया, क्योंकि इसमें नए नए प्रयोग किए गए हिंदी भाषा में, हिंदी की कविताओं में, तो इसको प्रयोगवादी काव्य धारा कहा गया। इन्होंने कई समाचार पत्रों का संपादन भी किया है, कई समाचार पत्रों में काम किया है। शेखर एक जीवनी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इनके लिखे हुए उपन्यास कई हैं, लेकिन उनमें सबसे जो प्रसिद्ध है वो है शेखर एक जीवनी। इसके 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। आप उनको पढ़ सकते हैं। इन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं। इनमें भगनदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर, क्षण भर और भी बहुत सारी कविताएं हैं, और इनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इन्होंने नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध भी लिखे हैं। यानी कि काव्य की लगभग हर विधा पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है। अब आते हैं हम आज की कविता यह दीप अकेला। ये कविता है, और यह दीप अकेला जो कविता है, ये और एक कविता और है मैंने देखा एक बूंद, ये दोनों ही आपके पाठ्यक्रम में हैं। इस वीडियो में हम यह दीप अकेला की चर्चा करेंगे। मैंने देखा एक बूंद, इसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। अब सामान्य बात कर लेते हैं इस कविता के बारे में कि आपके पाठ में, आपकी किताब में, पुस्तक में क्या दिया हुआ है। यह दीप अकेला कविता में अज्ञेय एक ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह भरा है। स्नेह का मतलब होता है प्रेम, गर्व भरा है, मदमाता भी है, किंतु अकेला है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्ता एवं सार्थकता बढ़ जाएगी। दीप सब कुछ है, सारे गुण एवं शक्तियां उसमें हैं,
उसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, एकाकी है। कवि का कहने का मतलब है कि दीपक अकेला जितना प्रकाश करता है, यदि उसे जलते हुए दीपकों की पंक्ति में शामिल कर लिया जाए तो दीपक, जो एक दीपक है, जब वो पंक्ति के साथ मिलेगा तो उसको खुद का उजाला भी बढ़ जाएगा, प्रकाश बढ़ जाएगा। और जब पंक्ति में मिलेगा तो उस पंक्ति में जितने दीपक हैं उनका प्रकाश भी बढ़ जाएगा। तो दीपक के पंक्ति में मिलने से दीपक और पंक्ति दोनों के ही सामर्थ्य में वृद्धि होगी, दोनों की ही ताकत बढ़ेगी, दोनों के प्रकाश में वृद्धि होगी। तो इसको यहाँ जो दीप है वो व्यक्ति का प्रतीक है। कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है उसको समाज में मिला लेना चाहिए और व्यक्ति को समाज के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि उसकी खुद की और समाज की दोनों की सार्थकता बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ता है, उनकी ताकत बढ़ती है। दीप का पंक्ति या समूह में विलय ही उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमीकरण है। सार्वभौमीकरण का मतलब है कि वो सबके लिए हो जाएगी। जैसे एक दीपक का प्रकाश केवल एक जगह पर हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसको पंक्ति में मिला लेंगे तो वो सभी दीपकों के साथ मिलकर के सब जगह उजाला फैलाएगा। उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है। यह उसकी स्थिति मनुष्य की भी है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज में उसका विलय, समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। तो व्यक्ति जब समाज में मिलेगा तो उससे समाज और राष्ट्र दोनों ही मजबूत होंगे। इस कविता के माध्यम से अंगिये ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है। व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि व्यक्ति, समष्टि समाज, और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण है। यानी कि ये जो कविताएं हैं ये आज़ादी के लगभग समय लिखी गई थी। तो उस समय क्या था कि लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत थी कि वो अपने स्वार्थ को छोड़ करके अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए आगे आएं। तो इसलिए उन्होंने इस तरह की कविताएं लिखी थी। बहुत सारे लेखकों ने इसी को आधार बना करके अपनी कहानियां, कविताएं और नाटक लिखे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है कि जो दीपक है वो व्यक्ति का प्रतीक है और जो पंक्ति है वो समाज का प्रतीक है। तो बार बार कवि यही आग्रह करता है कि दीपक को पंक्ति में मिला दो और व्यक्ति को समाज में मिला दो। तो दीपक को पंक्ति में मिलाना है, व्यक्ति को समाज में मिलाना है, व्यष्टि का समष्टि में विलय करना है और व्यक्ति बोध का विश्व बोध में विलय करना है। यानी कि व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ को छोड़ करके पूरी दुनिया का हो जाए, उसमें पूरे विश्व के प्रति उसमें सहानुभूति हो, उसमें दया और करुणा की भावना हो। अब आते हैं कविता पर। देखिए इस कविता में, इसमें हम आपके लिए संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, उसकी व्याख्या कैसे करनी है और उसका विशेष यानी कि काव्य सौंदर्य भी कैसे लिखना है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये आपका पहला पद है, उस कविता का पहला काव्यांश है। तो इसमें थोड़ी सी बातें तो मैंने आपको बता ही दी हैं। इसमें कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूँ। देखिए कि दो तरह के विचारक होते हैं, एक होते हैं व्यक्तिवादी और एक होते हैं समाजवादी। व्यक्तिवादी वे होते हैं जो व्यक्ति को प्रमुखता देते हैं। व्यक्ति को प्रमुखता देने का मतलब है कि वो कहते हैं कि व्यक्ति के अपने अधिकार हैं। समाज में यदि कोई चाहे कि वो एक अकेले व्यक्ति का शोषण करे तो उसको ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का अपना जीवन है, इसलिए उसको स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। तो समाज मदद करे व्यक्ति को उसके जीवन जीने में, ना कि उसका शोषण करने में। अब जो समाजवादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो समाज की वजह से है,
तो इसलिए इस व्यक्ति को सब कुछ अपना समर्पित कर देना चाहिए समाज के लिए। अब देखो, दोनों ही बातें अपने आप में पूर्ण हैं लेकिन अधूरी भी हैं, क्योंकि व्यक्ति, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है और समाज बनाया जाता है व्यक्तियों के भले के लिए। तो व्यक्ति को भी अपने अधिकार चाहिए और व्यक्ति समाज को सामर्थ्यवान बनाने के लिए अपना उसे महत्वपूर्ण योगदान भी देना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं। तो जो अज्ञेय कवि हैं वो वैसे तो व्यक्तिवादी रहे हैं, वो व्यक्ति के अधिकारों के लिए लड़े हैं, लेकिन यहाँ वो व्यक्ति के सामर्थ्य से समाज के सामर्थ्य को बढ़ाने की बात करते हैं, व्यक्ति को समाज में मिलाने की बात करते हैं। तो यही भाव इस पूरी कविता में दिखाया गया है। चलो शुरू करते हैं कविता। पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अब देखो, ये जो दोनों पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को कवि बार बार अपने हर पद में बोल रहा है। अब इसका पहले हम संदर्भ प्रसंग देखते हैं, उसके बाद हम इसकी व्याख्या देखते हैं। अब इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है। संदर्भ में क्या होता है, पाठ्यपुस्तक का नाम होता है और पाठ का नाम होता है और लेखक का नाम होता है। तो संदर्भ लिखेंगे हम इसका कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 की कविता यह दीप अकेला से लिया गया है। इसके रचयिता कवि अज्ञेय हैं। आप यहाँ पर पूरा नाम भी लिख सकते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये संदर्भ है। आपको हर पाठ में हर काव्यांश की व्याख्या जब करनी है, चाहे वो गद्य भाग हो चाहे वो काव्य खंड हो, दोनों में आपको संदर्भ इसी तरह से लिखना होता है। प्रसंग कैसे लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अज्ञेय दीपक के प्रतीक से व्यक्ति की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए समाज में समाविष्ट करने का आग्रह करते हुए कहते हैं या आग्रह करते हैं। यानी कि प्रसंग का मतलब होता है कि आप उस काव्यांश से या गद्यांश से संबंधित कुछ बातों को लिखते हैं जो उनमें बताई गई हैं, या आप उससे संबंधित यदि पहले कुछ और भूमिका है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम पहले इसकी व्याख्या आपको इस पद में से कराएंगे, उसके बाद हम आपको व्याख्या कैसे लिखनी है अपनी कॉपी में, पेपर में आपको कैसे करनी है, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए, यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला। अब दीप, मैंने आपको बताया था कि जो दीपक है वो किसका प्रतीक है, इंसान का प्रतीक है, व्यक्ति का प्रतीक है, एक व्यक्ति का प्रतीक है। यह दीप अकेला स्नेह भरा, स्नेह जैसे दीपक तेल से भरा होता है, ऐसे ही जो मनुष्य है वो प्रेम से भरा होता है। तो ये जो दीपक है ये स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता, ये गर्व से भरपूर है, और मदमाता है, मदमस्त यानी कि अपने आप में रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसको ज़रूरत नहीं है किसी की भी, ये अपने आप सब कुछ कर सकता है। अब दीप अपने आप सब कुछ कैसे कर सकता है, कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि जो दीपक है वो अपने आप अपना प्रकाश फैला सकता है, दूसरे दीपकों की उसको ज़रूरत नहीं है। पर देखो यहाँ कवि पर कहता है, परंतु यानी कि वो स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ भी है, गर्व से भरा हुआ है और मदमस्त भी है, लेकिन फिर भी इसको भी पंक्ति को दे दो। जैसे और दीपक एक पंक्ति में है, कतार में है, ठीक उसी तरह से इसको भी पंक्ति में शामिल कर लो। अब पंक्ति में शामिल क्यों कर लें, क्योंकि एक दीपक उस पंक्ति में और बढ़ जाएगा तो उस पंक्ति के प्रकाश में और बढ़ोतरी हो जाएगी,
और जो दीपक अकेला अब तक खड़ा हुआ था, अब देखो अकेला दीपक है तो जब तेज हवा चलेगी तो उसको बुझा भी सकती है ना, लेकिन जब वो दूसरे दीपकों के साथ होगा तो उसको थोड़ी सी ताकत मिलेगी और वो हवा का भी सामना कर पाएगा। ठीक उसी तरह से अब जब हम उसको व्यक्ति के अर्थ में लेंगे, क्योंकि ये जो कविता है ये दो तरह का अर्थ दे रही है, एक दीपक के पक्ष में और दूसरा मनुष्य के पक्ष में। तो जब हम व्यक्ति की बात करेंगे तो कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है वो स्नेह से भरा है, प्रेम से भरा है, उसके मन में अटूट प्रेम है, उसके अंदर गर्व है, अब उसके अंदर अहंकार की भावना भी है। इतना होने के बावजूद भी इसको समाज में शामिल कर लेना चाहिए। अब क्यों कर लेना चाहिए, इसके लिए कारण जो है वो कवि आगे अभी समझा रहे हैं कि यह जन है, जन मतलब मनुष्य, यह वह व्यक्ति है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, कि जिन गीतों को ये व्यक्ति गा सकता है क्या कोई और दूसरा व्यक्ति उनको गा पाएगा? कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति में उसकी अलग योग्यता होती है, उसके अंदर कुछ अलग विशेषज्ञताएं होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसी व्यक्ति में मिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सब में मिल जाएं। यदि हमने इसको शामिल नहीं किया तो समाज इसकी विशेषताओं से कैसे लाभ लेगा? इसलिए जिन गीतों को ये गा सकता है, हो सकता है उन गीतों को कोई दूसरा न गा पाए। पनडुब्बा ये गोताखोर है, ये सच्चे मोती फिर कौन कृति लाएगा? सच्चे मोती सच्चे, यानी कि ये वो गोताखोर है जो समुद्र की गहराई में जाकर के सच्चे मोतियों को खोज लाता है। और यदि आपने इसको समाज से बाहर रखा तो फिर कौन कृति लाएगा? ऐसा कुशल व्यक्ति आपको कहाँ मिलेगा जो समुद्र की गहराई में जाकर के सच्चे मोतियों को खोज लाए। इसलिए इसको समाज में मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसकी योग्यताओं का इस्तेमाल करना है। यह है समिधा। समिधा माने होता है हवन सामग्री, यानी कि जो सामग्री हवन करते समय हवन कुंड में डाली जाती है और उससे क्या होता है, आग बढ़ जाती है, अग्नि बढ़ जाती है, उसको हवन सामग्री बोलते हैं, समिधा बोलते हैं। ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जो इस तरह की तेज अग्नि सुलगा सकता है, क्योंकि जिस तरह की ये हवन सामग्री है, हवन सामग्री अब आप देखें तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से कोई हवन सामग्री अग्नि को तेज कर देती है, ठीक उसी तरह से ये व्यक्ति भी समाज में जो चीज़ें हैं उनको बढ़ा सकता है, समाज की योग्यताओं में विस्तार कर सकता है। यह अद्वितीय है, इसके समान कोई दूसरा नहीं है। यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। अब देखो ये यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ जो स्व का भाव है, जो मैं का भाव है, वो समर्पित कर देना चाहिए। कवि यहाँ इसे अपने पक्ष में भी बोलते हैं कि मैं भी अपने कवि समाज के लिए समर्पित होना चाहता हूँ। तो हर व्यक्ति को अपने समाज के लिए समर्पित हो जाना चाहिए, जिससे कि समाज लाभान्वित हो सके। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि अंत में भी यही कह रहे हैं कि ये जो दीपक है, ये जो दीपक रूपी मनुष्य है, व्यक्ति है, इसमें स्नेह रूपी तेल भरा हुआ है, प्रेम रूपी तेल भरा हुआ है, इसे पंक्ति में शामिल कर लो, इसे समाज में शामिल कर लो। तो यहाँ देखो दीपक और स्नेह, यहाँ रूपक अलंकार है कि यहाँ दीप रूपी व्यक्ति, स्नेह रूपी तेल, तो यहाँ रूपक दिया गया है इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। गाता गीत, यहाँ देखो गा वर्ण बार बार आया है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक अक्षर बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कौन कृति लाएगा, कौन कृति में भी का अक्षर दोबारा आया है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब देखते हैं हम इसको कि इसकी व्याख्या आपको कॉपी में कैसे लिखनी है। देखिए कवि अज्ञेय दीपक के माध्यम से व्यक्ति की सत्ता का महत्व बताते हुए कहते हैं, आपको इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है कि यह दीपक अकेला है, प्रेम से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, मदमाता है।
इसे पंक्ति को दे दो, अर्थात आपको समझाने के लिए इसे अर्थात शब्द का भी प्रयोग करना है। इसे दीपकों की पंक्ति में शामिल कर लो, अन्य दीपकों के प्रकाश में इससे और वृद्धि हो जाएगी। अर्थात यह व्यक्ति भले ही अकेला है, ये प्रेम और गर्व से भरपूर है, मदमाता है, अहंकारी है, अपनी मस्ती में स्वच्छंद रहता है, इसे सामाजिक सत्ता में मिला लो। यह वह जन है जो गीत गाता है, और कौन इसके गीतों को गा सकता है। यह वह पनडुब्बा है, अर्थात गोताखोर है, जो समुद्र की गहराइयों से सच्चे मोती निकाल कर लाता है। उन्हें फिर कौन निपुण व्यक्ति खोज कर लाएगा। यह हवन सामग्री है, जैसी आग ये सुलगाएगा वैसी आग कोई दूसरा विरला ही होगा जो ऐसी आग सुलगा सकेगा। यह मेरा ही व्यक्तित्व है, मैं स्वयं भी त्यागा हुआ हूँ, अर्थात मैं स्वयं ही कवि समाज द्वारा त्यागा हुआ हूँ, इसे भी अपनी पंक्ति में शामिल कर लो। यह दीपक रूपी व्यक्ति भले ही अकेला है, लेकिन प्रेम से गर्व से भरा हुआ मदमाता है, इसे भी अपने समाज में स्थान दे दो। तो इस तरह से आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। कुछ गाइडों में मैंने देखा था कि उसमें इस काव्यांश का अर्थ जो है वो कवि के पूरे पक्ष में ही लिया गया है। कवि अपने बारे में लिखता है कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है तो मुझे भी कवि समाज में अपना स्थान मिलना चाहिए। तो वो भी ठीक है, क्योंकि इस तरह की जो कविताएं हैं ये प्रतीकार्थ कविताएं हैं, इनमें प्रतीक हैं। दीपक का प्रयोग किया गया है, तो दीपक से वो कवि के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और एक व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। अब इसका विशेष देखेंगे कि इसका काव्य सौंदर्य कैसे लिखते हैं। अब देखो, काव्य सौंदर्य में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। लेकिन जब हम व्याख्या के साथ इसको लिखेंगे तो हम इसमें विशेष नाम से लिखेंगे, तो इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में इसको बांट करके नहीं लिखेंगे, एक साथ ही लिखना है हमें। तो पहला पॉइंट क्या है, इसमें भाव के बारे में बताना है और भाषा की क्या विशेषता है वो भी बताना है। तो यहाँ व्यक्ति का समाज में विलय पर जोर दिया गया है, व्यष्टि का समष्टि में विलय पर जोर दिया गया है, ये पंक्ति आपको इसमें लिखनी है। दूसरा है, कवि ने व्यक्तिवादिता के महत्व को प्रतिपादित किया है। भाषा खड़ी बोली है, खड़ी बोली है, भाषा खड़ी बोली हिंदी है। मुक्त छंद की कविता है, इसमें कोई छंद, यानी कि मुक्त छंद का मतलब है कि जिसमें पंक्तियां किसी एक नियम में नहीं बंधी हैं, वह मुक्त छंद होता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग में ले लिए जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। तो इसमें जैसे समिधा शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो इस तरह से इन्होंने लिए हैं। श्लेष अलंकार है, क्योंकि कविता जो है वो दो अलग अलग अर्थ देती है। गाता गीत, कौन कृति, इनमें अनुप्रास अलंकार है। अब मैंने आपको बताया दीपक में, दीप में और स्नेह में, इनमें रूपक अलंकार है। अब आते हैं दूसरे पद पर। दूसरा पद देखिए, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। देखो यहाँ इस पद के अंत में भी ये पंक्ति, दोनों पंक्तियां आई हैं, तो इसका भी संदर्भ प्रसंग उसी तरह से होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है, ये मधु है, शहद है। स्वयं काल की मौना, मौना का दो अर्थ है, खामोशी भी होता है और पिटारा भी होता है, इनकी कटोरा। युग संचय, बहुत लंबे समय में इकट्ठा हुआ है, संचय माने इकट्ठा होना, यानी कि यह वह शहद है जो काल के पिटारे में युगों में जाकर के संचित हुआ है, इकट्ठा हुआ है। बहुत लंबा समय लगा है इस शहद को इकट्ठा होने में। कहने का मतलब क्या है
कि शहद को अर्थात इसके अंदर उस मधुरता को इकट्ठा होने में बहुत लंबा समय लगा है। ये मधुरता से भरा हुआ है, शहद की तरह मधुर है, लाभ देने वाला है। यह है गोरस। गोरस मतलब यह दूध है, जो गाय के दूध से बनी हुई चीज़ है उनके समान गुणशाली है, गुणवान है। जीवन कामधेनु, जीवन रूपी कामधेनु का अमृत पूत पय, कि अमृत के पुत्र दूध के समान है। अर्थात कहने का मतलब है कि बिल्कुल जैसे कामधेनु का दूध अमृत के समान होता है, ठीक उसी तरह से ये भी हमारे सामाजिक जीवन के लिए अमृत है। कामधेनु जो गाय होती है वो मतलब उसको आप तोल नहीं सकते, इतना दूध दे देती है। जो चीज़ मांगो वो बनाकर दे देती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया, कहानियों में ऐसा कहा गया है। यानी कि जब बीज उग आता है तो उस उगे हुए में, यानी कि जो उगा हुआ अंकुरित अंकुर है, कैसा है? फोड़ धरा को, धरा माने धरती, रवि माने सूरज, निर्भय माने निडर होकर के, कि ये धरती को फोड़ करके और सूरज को लगातार निडर होकर के देखता रहता है। जिस तरह से कोई अंकुरित बीज है वो सूरज की तरफ देखता रहता है निडर होकर के, ठीक उसी तरह से इस मनुष्य में, इस व्यक्ति में भी इतनी हिम्मत है कि ये किसी भी ताकत के सामने निडर होकर के खड़ा रह सकता है। यह प्रकृत, स्वयंभू, ब्रह्म, अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो। तो ये जो है, ये कवि ने इनके लिए उपमान दिए हैं। क्या दिए हैं? उपमान दिए हैं कि ये प्रकृत है, स्वयंभू है, ब्रह्म के समान है और अयुत है। इसको क्या कर दो? शक्ति को दे दो, जिससे कि समाज की शक्ति और बढ़ जाएगी। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो ये जो दीपक है, ये जो दीपक रूपी मनुष्य है, आप इसको पंक्ति में शामिल कर लो, समाज में शामिल कर लो, क्योंकि ये स्नेह रूपी तेल से भरा है और गर्व से भरपूर है और अहंकार से भरपूर है। संदर्भ प्रसंग पूर्ववर्ती रहेंगे, तो आप संदर्भ प्रसंग उन्हीं को लिख दें। ये इसकी व्याख्या, इसको देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि यह वह शहद है जो काल के कटोरे में युगों में जाकर संचित हुआ है। अर्थात व्यक्ति मधुर है, अर्थात व्यक्ति का हृदय मधुर है। इसने अपने हृदय में समय की खामोशी को युगों युगों से संचित किया है। जीवन रूपी कामधेनु का अमृत के समान दूध है। यह बीज का अंकुर है जो धरती को फोड़कर सूरज को निडर होकर देखता है। यह प्रकृत है, स्वाभाविक है, स्वयंभू है, ब्रह्म है, लेकिन सबसे अलग है। अतः इसे भी शक्ति को दे देना चाहिए, अर्थात इसे भी शक्ति के साथ मिला दो, इससे समाज की शक्ति और बढ़ेगी। यह अकेला दीप की भांति है, प्रेम से गर्व से भरा हुआ है, इसे भी समाज में शामिल कर लो, इससे समाज की क्षमता में वृद्धि होगी। विशेष पहला पॉइंट है, काव्यांश में व्यक्ति की गरिमा और उसकी ताकत से समाज को लाभ दिलाने के लिए उसे समाज में मिलाने की बात कही गई है। व्यक्ति भले ही कितना ही सामर्थ्यवान हो, समाज में मिलने से समाज और व्यक्ति दोनों की ताकत बढ़ती है। बिना समाज के व्यक्ति भी अकेला रह जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। चौथा पॉइंट है, तत्सम शब्दावली का सहज प्रयोग है, शैली सहज व सरल है। जीवन कामधेनु में रूपक अलंकार है, अमृत पूत पेय में अनुप्रास अलंकार है।
दीपक को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है और व्यष्टि के समष्टि में विलय की बात कही गई है। ये तो आप इस पूरी पंक्ति में की जो कहीं से भी काव्यांश आ जाए, आप इस पंक्ति को तो इसमें आप विशेष में लिख ही देना। 2-3 पंक्तियाँ ऐसी हैं जैसे उसमें भाषा के बारे में लिखना होता है, या आपको हर काव्यांश में, हर गद्यांश में लिखना होता है। उसकी शैली कैसी है, शैली सहज व सरल है ना, प्रभावशाली है, ये आप हर काव्यांश में और गद्यांश में लिख सकते हैं। इसके नंबर आपको मिलेंगे। अब अगला पद देखिए इसका। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। यह वह विश्वास, यानी कि ये वह विश्वास है जो कभी अपनी लघुता में नहीं भी कांपा नहीं है, अर्थात जब भी कभी इसके पास कोई कमी हुई है या इसने अपने आप को हीन महसूस किया है, उस समय इसके कदम डगमगाए नहीं हैं। ये अपने रास्ते पर हमेशा चलता रहा है, कभी इसने अपने आप को छोटा महसूस नहीं किया है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। ये वो पीड़ा है जिसकी गहराई को स्वयं इसी ने नापा है, अर्थात इसने पीड़ाओं को भोगा है और ये पीड़ाओं को भोग करके मजबूत बना है। कुत्सा माने घृणा, अपमान, अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा। अभी देखो ये सारे तत्सम शब्द हैं। कुत्सा, अवज्ञा, तम, द्रवित, अनुरक्त नेत्र, उल्लंब बाहु, ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द हैं, कठिन शब्द हैं। तो अब यहाँ देखो कवि ने एक साथ कितनी सारी चीज़ें बता दी हैं कि कुत्सा यानी कि घृणा, अपमान और अवज्ञा के उस धुंधुआते कड़वे तम में, उस धुंधुआते कड़वे अंधकार में, यानी कि इसने कड़वा घूंट पिया है किसका? घृणा का, अपमान का और अवज्ञा का, कि समाज ने, लोगों ने इसका खूब अपमान किया, इससे खूब घृणा की, इसने सारे जो कड़वाहट है, जो धुआं है, वो सब कुछ इसने ग्रहण किया है, इसने अंधकार को अपने अंदर ग्रहण किया है। यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, लेकिन यह फिर भी सदा द्रवित है, हमेशा से क्या रहा है? सहनशील रहा है, जागरूक रहा है और अनुरक्त नेत्र, नेत्रों में प्रेम रहा है, करुणा रही है। उल्लंब बाहु, अपनी बाहों को हमेशा फैला कर रहा है कि दूसरे लोग आकर के इसके गले लग जाएं, अर्थात ये उनको सहारा दे। अपनापा, चिर अखंड अपनापा, इसके अंदर अखंड अपनापन है जो कभी खंडित नहीं होता, अर्थात समाज के लिए इसके हृदय में अभी भी अपनापन है। चाहे समाज ने इसको कितना ही कुछ कहा है, इसका अपमान किया है, इससे घृणा की है, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। ये अभी भी अपनी बाहें फैलाए खड़ा है और सबको अपने बाहों में समेटने के लिए तैयार है। तो यहाँ उसने व्यक्ति के हृदय को विशाल बताया है कि उसके अंदर सारे गुण हैं, पीड़ा सहन करने की क्षमता है, मुसीबतों का सामना करने की क्षमता है, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखता है, प्रबुद्ध है, बुद्धिमान है, सदा श्रद्धा में, इसके अंदर श्रद्धा है, इसको भक्ति को दे दो, आप इसको भक्ति के साथ मिला दीजिए। फिर वही दोनों पंक्ति आ जाती हैं कि यह जो दीपक है, यह जो दीपक रूपी मनुष्य है, स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ है, गर्व से भरपूर है, अहंकारी है, इसे अपनी पंक्ति रूपी समाज में मिला लीजिए। इससे समाज को भी फायदा होगा और व्यक्ति का अकेलापन भी दूर होगा। संदर्भ प्रसंग वही रहेंगे, पूर्ववत रहेंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या को आपको कॉपी में कैसे लिखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि यह वह विश्वास है जो कभी अपनी लघुता अर्थात छोटेपन में, यानी कि अभाव में भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुआ, जिसने कभी अपने आप को हीन महसूस नहीं होने दिया, डटकर खड़ा रहा है। यह वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने मापा है,
अर्थात दुखों को सहन किया है, निंदा अपमान सहन किया है, अवज्ञा का कड़वा घूंट पिया है, लोगों की उपेक्षा के अंधकार की घुटन सहन की है, फिर भी यह हमेशा करुणापूर्ण जागरूक रहा है, नेत्रों में अनुराग रहा है, दूसरों को गले लगाने के लिए बाहों को उठाकर रखा है, निरंतर कभी न खंडित होने वाला अपनापन है, जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा रखने वाला है, बुद्धिमान है, हमेशा से श्रद्धा में रहा है, इसे भक्ति को समर्पित कर दो। आशय यह है कि व्यक्ति ने सारे कष्ट सहे हैं, फिर भी दूसरों के लिए प्रेम पूर्वक बाहें फैलाकर खड़ा है। यह दीपक रूपी व्यक्ति अकेला है, स्नेह भरा है, इसे अपनी पंक्ति में स्थान दे दो। अब विशेष देखते हैं। पहला है, कवि ने व्यक्तिगत सत्ता की विशेषताओं का बखान किया है, उसे संघर्षशील बताया है। दूसरा है, कवि ने व्यक्ति के समाज में विलय की बात कही है। तीसरा पॉइंट है भाषा से संबंधित कि खड़ी बोली हिंदी भाषा है। चौथा पॉइंट है तत्सम शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। पांचवा मुक्त छंद की कविता है। छठा है दीपक को अद्वितीय अलौकिक प्रतिभा का प्रतीक माना गया है। सातवां दीप वैयक्तिकता का और पंक्ति समाज का प्रतीक है। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और यदि आपको व्याख्या समझ में आई है, पाठ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।